हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और लोगों को इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारा कन्फ्यूजन आपका इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद निश्चित दूर हो जाएगा। और हम लोग शुरू करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ये है हम लोगों के पास नर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये इक्वेशन किस वजह से यूज़ करते हैं। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। और ऐसे ईएमएफ हम लोगों के पास दो तरह का होता है, एक कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ और एक कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो यहाँ इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो इक्वेशन क्या है ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन में हम लोगों के पास होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। ये जो है सो इक्वेशन में लिखते हैं। अब इसमें R का वैल्यू हम लोग कहते हैं कि ये 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। R को सब लोग जानते हैं कि R को हम लोग कहते हैं गैस कांस्टेंट। फिर हम लोगों के पास T। तो T जो है सो यहाँ पर इस इक्वेशन में जनरली हम लोग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेते हैं। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में चेंज करें तो 298 केल्विन होगा। तो T का वैल्यू आएगा 298 केल्विन। और N जो है सो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो अभी हम लोग आगे कैलकुलेशन में देखेंगे कि वो N का वैल्यू कैसे पता चलेगा। और F यहाँ पे है, वो है फैराडे कांस्टेंट। और 1 फैराडे का वैल्यू अप्रॉक्स में हम लोग कहते हैं 96,500 कूलम्ब होता है। तो F का वैल्यू हम लोग कहेंगे 96500 कूलम्ब होगा और ये फैराडे कांस्टेंट कहलाता है। तो ये इस इक्वेशन से रिलेटेड टर्म्स है। अब ये सारा टर्म्स को हम लोग इसमें रख देते हैं और तब कैलकुलेशन करते हैं कि इसका क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबों को हम लोग रख दें, ये सारा वैल्यू इसमें रख देंगे। तो इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस 2.303, R का वैल्यू 8.31 और T 298, N और F का वैल्यू 96500 और ये log Q कहलाता है। सबको अगर सॉल्व कीजिएगा, इन सबों को अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये आता है 0.059 और नीचे N रहेगा और नीचे N रहेगा और ये log Q। तो ये हम लोगों के पास E सेल जो है सो हो जाएगा। तो ये नर्स्ट इक्वेशन का अपना फॉर्मेट है। अब इसमें दो चीज़ अभी भी जानना है हम लोगों को, N कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये Q कैसे कैलकुलेट करेंगे। Q को कहते हैं हम लोग रिएक्शन कोशेंट। एक्चुअली जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं। तो अभी इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोगों के पास एग्जाम्पल है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, इधर जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पर आपको चार्ज दिख रहा है कि 2 पॉजिटिव चार्ज इधर है, 2 पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो दोनों साइड जो चार्ज होगा उसी को हम लोग कह देते हैं N का वैल्यू। अगर ऐसा इक्वेशन देकर के आपसे सवाल पूछा जाए तो N का वैल्यू जितना पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में है राइट साइड में उतना ही है, तो वो N का वैल्यू हो जाएगा। इसमें कंडीशंस आएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। हमको अब जानना है कि Q का वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो Q का वैल्यू लिखने में जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइट साइड वाले को ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाले को नीचे। लेकिन कन्वेंशन ये भी पता है कि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, तो इधर राइट साइड में जो कॉपर सॉलिड स्टेट में है उसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 ले लेंगे और लेफ्ट साइड में जो जिंक सॉलिड दिख रहा है उसका कंसंट्रेशन 1 ले लेंगे। तो सिर्फ बचेगा क्या, तो सिर्फ हम लोगों के पास बचेगा ये जिंक 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन और इधर बचेगा कॉपर 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो ये आप Q लिख सकते हैं और ये N लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए अगर कंप्लीट नर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखें तो ई सेल हम लोग लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.059 और N का वैल्यू 2 हो जाएगा। इधर log लिखेंगे और कंसंट्रेशन जिंक 2 प्लस आयन का और फिर कंसंट्रेशन
कॉपर 2 प्लस आयन का, तो ये कंप्लीट सेल इक्वेशन का जो है सो नस्ट इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा। अब इसमें अगर यहाँ पर आपके पास जो आयंस है या फिर उसमें सेल नोटेशन कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो जब सेल नोटेशन दिया रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें तो बड़ा आसान है और सवाल बहुत पूछा जाता है। कुछ तो लोगों को लॉग से डर लगता है, तो लॉग कैसे देखें उसका एक अलग वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि लॉग कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है सो हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे हम लोगों के पास इधर मान लेते हैं कि Mg सॉलिड है और इधर Mg2 प्लस एक्वस है, और इधर हम कहते हैं कि इधर आपके पास पहले हम सिल्वर लिखते हैं, सिल्वर सॉलिड है, ये एक्वस है, और इधर जो है सो फिर ये सिल्वर सॉलिड है। तो इसका हम लोगों को नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो सॉल्ट ब्रिज इसको कहते हैं, जो लेफ़्ट साइड में है वो एनोड, जो राइट साइड में है वो कैथोड। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये चीज़ आपको याद होगा कि लोन हम लोग कहते थे कि जो लेफ़्ट साइड में सॉल्ट ब्रिज के लेफ़्ट में रहता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है और वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये चीज़ जो है सो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एनोड मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। ये दिखाएंगे हम लोग कि ये बदल गया Mg2 प्लस में, और सिल्वर क्या है, कैथोड है, तो सिल्वर का क्या करवाएंगे, रिडक्शन। तो ये है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बदला सिल्वर में। अब इधर आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 सिल्वर, ऐसे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। इस दोनों से आपको पता चल गया कि n का वैल्यू 2 होगा, और इक्वेशन हम लोगों के पास आएगा Mg प्लस 2Ag प्लस इधर Mg2 प्लस 2Ag। तो ये वाला सॉलिड रहेगा, फिर ये वाला जो है सो हम लोगों के पास सॉलिड रहेगा। और Q अगर लिखना हो तो Q में हम लोग Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर लिख देंगे और सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन नीचे लिख देंगे। और एक चीज़ और ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ सिल्वर आयन के आगे 2 लगा हुआ है, वो चीज़ यहाँ पर जो है सो इसमें पावर में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आप Q लिख सकते हैं और N लिख सकते हैं, तो फिर नस्ट इक्वेशन आप इसके लिए आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास मान लेते हैं कि इधर है, हम कहते हैं कि इधर मैग्नीशियम ही रखते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड, ये बदला Mg2 प्लस एक्वस, इधर सॉल्ट ब्रिज, और इधर जो है सो क्रोमियम हम लिख देते हैं, इधर क्रोमियम लिख देते हैं, क्रोमियम सॉलिड। तो इसमें देखा गया क्या कि एनोड आपके पास Mg2 प्लस है, चार्ज 2 है, इधर कैथोड है उस पर चार्ज 3 है। तो अगर आप इक्वेशन लिखिएगा एनोड का, तो Mg ऑक्सीडाइज हो रहा होगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्रोमियम रिड्यूस होगा Cr3 प्लस, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बदला Cr में। लेकिन अभी इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 3 है, तो आपको दोनों इक्वेशन में जो है सो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि दोनों इक्वेशन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 2 × 3 6 हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 3Mg प्लस 2Cr3 प्लस, फिर इधर हो जाएगा 3Mg2 प्लस और इधर हो जाएगा 2Cr। अब इसके लिए Q आप लिखना चाहते हैं तो Q में आपको Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर लिखना होगा, Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और इसके ऊपर ये पावर जो 3 है वो चला जाएगा, और नीचे में Cr3 प्लस का कंसंट्रेशन लिखेंगे और Cr3 प्लस का नंबर इधर बाहर में कितना है 2 है, तो ये पावर में 2 चला जाएगा, तो ये Q हो जाएगा। और n का वैल्यू कितना, तो n का वैल्यू 3 × 6, पहले इक्वेशन में भी 6 इलेक्ट्रॉन और 2 × 3 6, दूसरे में भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये नस्ट इक्वेशन का 2 पार्ट आपको मिसिंग था, दोनों रख दीजिएगा, तो कंप्लीट नस्ट इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर बच जाएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा उसको सॉल्व कैसे करें, तो उसमें लॉग का मेनली लोगों को दिक्कत होता है, उसके लिए अलग सा वीडियो है।
तो होप कि ये आपका नर्स्ट इक्वेशन का प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।